तो दोस्तों अपकमिंग एक बेहतरीन मूवी हमें एनाकोंडा फ्रेंचाइजी के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि एनाकोंडा जिसका टाइटल रहने वाला है और 2025 में ही हमें देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में आपको आपको पूरी जानकारी मैं बताऊंगा और कौन से कास्ट कैरेक्टर इसमें देखने को मिल रहे हैं, सारी कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर चाल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। एनाकोंडा, जिसे एनाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, हंस बाउर, जिम कैश और जैक एप्स जूनियर द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी हॉरर फिल्म श्रृंखला है। सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और वितरित इस श्रृंखला की शुरुआत लुइस लोसा द्वारा निर्देशित एनाकोंडा 1997 और इसके बाद एक नाटकीय स्टैंड अलोन सीक्वल एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड 2004 ड्वाइट लिटिल द्वारा निर्देशित और 3 टेलीविजन सीक्वल एनाकोंडा 3 ऑफस्प्रिंग 2008, एनाकोंडा ट्रेल ऑफ ब्लड 2009 दोनों फॉन्टलेरॉय द्वारा निर्देशित और लेक प्लेसिड बनाम एनाकोंडा 2015 एबी स्टोन द्वारा निर्देशित एक प्रत्येक किस्त विशालकाय नरभक्षी एनाकोंडा और जीवों को पकड़ने या नष्ट करने के लिए लोगों के विभिन्न समूहों के प्रयासों के इर्दगिर्द घूमती है। ब्लड ऑर्किड के रूप में जाना जाने वाला काल्पनिक पौधा और कंपनी वेक्सल हॉल फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ काल्पनिक मर्डोक परिवार का बार बार फिल्मों में उल्लेख किया गया है। सोनी पिक्चर्स द्वारा वर्तमान में एक रीबूट का विकास किया जा रहा है। 2 फिल्में पतली परत अमेरिका में रिलीज की तारीख निदेशक पटकथा लेखक कहानी निर्माता एनाकोंडा 11 अप्रैल 1997 लुइस लोसा जिम कैश, हंस बाउर और जैक एप्स जूनियर वर्नाहारा कैरोल लिटिल और लियोनार्ड राबिनोविट्स। एनाकोंडा रक्त आर्किड की खोज 27 अगस्त 2004 ड्वाइट एच लिटिल जॉन क्लेफलिन, डैनियल जिलमैन, माइकल माइनर और एडवर्ड न्यूमियर जिम कैश, हंस बाउर और जैक एप्स जूनियर वर्नाहर्रा। एनाकोंडा 3 संतान 26 जुलाई 2008 डॉन ई फॉन्टलेरॉय डेविड ओल्सन और निकोलस डेविडॉफ एलिसन सेमेंजा। एनाकोंडा खून का निशान 28 फरवरी 2009 डेविड ओल्सन। लेक प्लासिड बनाम एनाकोंडा 25 अप्रैल 2015 एबी स्टोन बर्कले एंडरसन फिलिप रोथ और जेफरी बीच। एनाकोंडा 1 मार्च 2024 चीन जियांग क्विलियांग और जियांग हेशेंग। एनाकोंडा 1997 मुख्य लेख एनाकोंडा 1997 फिल्म। जब अमेज़न जंगल से गुजरने वाला एक डॉक्यूमेंट्री क्रू एक फंसे हुए आदमी को उठाता है तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। इस अजनबी का शौक विशाल एनाकोंडा सांप को पकड़ना है और वह अपनी नाव पर उसे निशाना बनाना जारी रखने की योजना बना रहा है। एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड 2004 मुख्य लेख एनाकोंडा ब्लड ऑर्किड की खोज। एक वैज्ञानिक अभियान ब्लड ऑर्किड नामक फूल की तलाश में बोर्नियो की ओर निकलता है, जो लंबी आयु प्रदान कर सकता है। इस बीच वे सांपों और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एनाकोंडा 3 ऑफस्प्रिंग 2008 मुख्य लेख एनाकोंडा 3 ऑफस्प्रिंग। भाड़े के सैनिकों की एक टीम एक सरीसृप विज्ञानी और अरबती मालिक के एक सहायक के साथ मिल जाती है, जो दोनों ही आनुवंशिक अनुसंधान प्रयोगशाला वेक्सल हॉल में काम करते थे ताकि प्रयोगशाला से भागे सांपों को पकड़ सकें जब तक कि उन्हें देर होने से पहले उन्हें रोकना जरूरी नहीं हो जाता। एनाकोंडा ट्रेल ऑफ ब्लड 2009 मुख्य लेख एनाकोंडा रक्त का मार्ग। एक सरीसृप विज्ञानी उस अरबती के रक्त आर्किड को नष्ट करने के मिशन पर है, जो अपने कैंसर को ठीक करने के लिए सीरम चाहता था, जब तक कि एक खतरनाक सांप सभी को डराता नहीं है। लेक प्लासिड बनाम एनाकोंडा 2015 मुख्य लेख लेक प्लासिड बनाम एनाकोंडा। ब्लैक लेक मेन में एक दुर्घटना के कारण 2 विशाल प्रजातियां मगरमच्छ और एनाकोंडा पुनर्जीवित हो जाते हैं और क्लियर लेक की ओर भाग जाते हैं। अब रेबा टुली के साथ मिलकर उसकी बेटी बेथनी और सोरोरिटी की लड़कियों के एक समूह को ढूंढती है, जिसमें 2 जीवों के बीच एक खतरनाक मुकाबला होता है। एनाकोंडा 2024 मुख्य लेख एनाकोंडा 2024 फिल्म। सर्कस कलाकारों का एक समूह जो अपने प्रदर्शन के लिए एक नए स्थान पर जा रहा था, एक हरे भरे वर्षावन में फंस गया, क्योंकि जिस नाव पर वे सवार थे और जिस कप्तान पर वे सवार थे
उसे एनाकोंडा ने खा लिया और नष्ट कर दिया। वे एक खतरनाक शिकारी से मिलते हैं जो एनाकोंडा का शिकार कर रहा था, जिसे एहसास होता है कि अब उसके पास उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त चारा हो सकता है। लेकिन सर्कस कलाकार होने के नाते उनके पास बचने के कुछ तरीके हैं। भविष्य। जनवरी 2020 में सोनी पिक्चर्स ने घोषणा की कि एक रीबूट विकास में है, जिसमें इवान डॉघर्टी पटकथा लेखक के रूप में काम करेंगे। 2023 में टॉम गोर्मिकन को फिल्म का निर्देशन करने की घोषणा की गई। अन्य मीडिया नवीनीकरण। एनाकोंडा द राइटर्स कट 2014 में प्रकाशित हंस बाउर का एक उपन्यास है। बाउर ने 1997 की फिल्म एनाकोंडा और इसके 2004 के सीक्वल एनाकोंडास द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड की पटकथा भी लिखी थी। 12 वीडियो गेम। क्वेक एनाकोंडा मोड 1997। मूल फिल्म की रिलीज को बढ़ावा देते हुए सोनी ने क्वेक मिशन पैक नंबर 1 स्कॉर्च ऑफ आर्मागॉन के लिए एक मुफ्त कुल रूपांतरण मोड जारी किया, जिसमें नए सांप दुश्मन और एक बड़ा एनाकोंडा बॉस चरित्र दिखाया गया था। 13-14 एनाकोंडा आर्केड गेम 2004। एनाकोंडा आर्केड गेम एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव गेम है जिसे 2004 में सोनी स्टूडियो द्वारा उसी वर्ष की फिल्म एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। 15 एनाकोंडा 3D एडवेंचर गेम 2004। एनाकोंडा 3D एडवेंचर गेम एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव गेम है जिसे 2004 में सोनी स्टूडियो द्वारा उसी वर्ष की फिल्म एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। 16-17 स्नेक्स ऑन ए बेब 2008। स्नेक्स ऑन ए बेब एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव गेम है जिसे 2008 में उसी वर्ष की फिल्म एनाकोंडा 3 ऑफस्प्रिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। लेक प्लासिड बनाम एनाकोंडा 2015 की अमेरिकी कॉमेडी हॉरर टेलीविजन फिल्म है जिसे एबी स्टोन ने निर्देशित किया है, बर्कले एंडरसन ने लिखा है और इसमें कोरिन नेमेक, येंसी बटलर और रॉबर्ट एंगलंड ने अभिनय किया है। फिल्म का प्रीमियर 25 अप्रैल 2015 को SYFY पर हुआ था। यह एनाकोंडा फिल्म सीरीज और लेक प्लासिड फिल्म सीरीज के बीच का क्रॉसओवर है और दोनों की संबंधित सीरीज की 5वीं किस्त है। इसके बाद लेक प्लासिड, लिगेसी 2018 और एनाकोंडा 2024 हैं। कथानक। लेक प्लासिड द फाइनल चैप्टर में हमले से बचने के बाद जिम बिकरमैन अपनी चोटों के कारण एक आंख का पैच, हुक और लकड़ी के पैर के साथ रह जाता है। ब्लैक लेक मेन में काम करते हुए बीच नामक एक अन्य भाड़े के सैनिक के साथ वे एक मादा मगरमच्छ को पकड़ते हैं। वे इसे अपने ट्रक में वापस ले जाते हैं, जहां 2 वैज्ञानिकों ने ब्लड ऑर्किड सीरम बनाने के लिए इसके खून को मादा एनाकोंडा के साथ क्रॉसब्रीड किया। हालांकि मगरमच्छ भाग जाता है, एक वैज्ञानिक को मार देता है और ट्रक में विस्फोट होने से पहले एक मादा और 2 नर एनाकोंडा को मुक्त कर देता है। विस्फोट से ब्लैक लेक में मगरमच्छों को रखने वाली बिजली की बाड़ का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है। बीच बिकरमैन और एक बचा हुआ वैज्ञानिक बच जाता है। मगरमच्छों का एक छोटा समूह भी भाग जाता है। मगरमच्छ भोजन की तलाश में हैं और उनमें से एक डेफ्नी मेलर और उसके प्रेमी को मार देता है, जबकि दूसरा शेष वैज्ञानिक को मार देता है और कई बच्चे मगरमच्छ एक शिकारी को मार देते हैं। मगरमच्छ अंततः एनाकोंडा के साथ पास की क्लियर लेक तक पहुंच जाते हैं। रीबा, जो अब ब्लैक लेक की शेरिफ है, भागे हुए मगरमच्छों को वापस पकड़ने में मदद करने के लिए यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के अधिकारी विल टुल को बुलाती है। इस बीच डेल्टा गामा की कॉलेज सोरोरिटी की लड़कियों का एक समूह, जिसका नेतृत्व टिफनी और एम्बर कर रहे हैं, और सिग्मा फी, ब्रेट और एंड्रयू के 2 बिरादरी के लड़के कुछ नए सदस्यों को शामिल करने के लिए क्लियर लेक पहुंचते हैं, जिनमें मार्गो और टुली की बेटी बेथनी भी शामिल है। मगरमच्छ सोरोरिटी की लड़कियों को खाने लगते हैं, साथ ही एम्बर, जिसे टिफनी मगरमच्छों की ओर धकेलती है, ब्रेट, एंड्रयू और हीथर, ये तीनों वेकबोर्डिंग कर रहे थे। बचे हुए लोग कारों तक पहुंचने के लिए जंगल में भागते हैं। लड़कियों ने चाबियां समुद्र तट पर छोड़ दीं, लेकिन मगरमच्छ छात्रों पर हमला करते हैं। लड़कियों में से एक, कैसी, जेनिफर की कार से बाहर निकलती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक मगरमच्छ उसे खा जाता है।
टिफ़नी की कार को एनाकोंडा द्वारा कुचल दिया जाता है, जबकि जेनिफर अभी भी कार के अंदर है। एक मगरमच्छ टिफ़नी को मार देता है और बाकी भाग जाते हैं। डिप्टी फर्ग्यूसन को पता चलता है कि सोरोरिटी की बची हुई लड़कियों में से एक नाव पर छिपी हुई है। सदमे में आई लड़की मेलिसा को अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि टुली और रेबा बेथनी की तलाश जारी रखते हैं। फर्ग्यूसन क्लियर लेक को खाली करवाता है। सारा मर्डोक, दिवंगत पीटर, जेडी मर्डोक की समाज विरोधी बेटी और न्यूयॉर्क में वेक्सल हॉल कॉरपोरेशन की सीईओ, खुद बीच, बिकरमैन और 2 भाड़े के सैनिकों की एक टीम का नेतृत्व करती है और अपने पिता का काम पूरा करने की उम्मीद में मादा एनाकोंडा को उसके अंडे देने से पहले पकड़ने जाती है। भाड़े के सैनिकों में से एक पर मगरमच्छ हमला करता है और बीच को उन दोनों को गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टुली और रेबा पर मगरमच्छ ने हमला किया, जिस पर एनाकोंडा ने हमला किया, जो मगरमच्छ को तब तक कुचलता रहा जब तक कि वह फट नहीं गया। फिर एनाकोंडा भाग गया। सारा का समूह एक नाव चुरा लेता है, लेकिन बिकरमैन गिर जाता है और मगरमच्छ द्वारा पानी के नीचे खींच लिया जाता है। उतरने के बाद दूसरे भाड़े के सैनिक को एनाकोंडा ने मार दिया। टुली और रेबा दूसरे एनाकोंडा को मार देते हैं और बेथनी, मार्गो और जेन को बचा लेते हैं। सारा और बीच के आने तक वे फर्ग्यूसन के साथ फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें 2 मगरमच्छ एक नर एनाकोंडा को खाते हुए मिलते हैं। मादा एनाकोंडा प्रकट होती है और एक मगरमच्छ को मार देती है और एक मगरमच्छ नर एनाकोंडा को सारा की निष्कर्षण टीम वाले हेलीकॉप्टर में फेंक देता है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मादा एनाकोंडा मगरमच्छ को मार देती है और बीच को जिंदा खा जाती है, जो ग्रेनेड विस्फोट करके और उसे निगलने वाले एनाकोंडा को मारकर अपनी जान दे देता है, जिससे सारा के अपने पिता की परियोजना को पूरा करने की संभावना खत्म हो जाती है। सारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बिकरमैन, जो बच गया था, पागलों की तरह हंसते हुए झील से बाहर निकलता है। एक आखिरी मगरमच्छ दिखाई देता है, लेकिन रेबा और टुली उसे तुरंत मार देते हैं। मादा एनाकोंडा द्वारा दिए गए अंडों के घोंसले में से एक अंडा फूटता है और उसमें मगरमच्छ जैसे गुणों वाला एक शिशु एनाकोंडा निकलता है। कास्ट: कोरिन नेमेक, विल, टुली, टुल के रूप में। येंसी बटलर, शेरिफ रेबा, ब्लैक लेक की शेरिफ। स्काई लॉरी, बेथनी टुल के रूप में। रॉबर्ट एंगलैंड, जिम बिकरमैन। स्टीफन बिलिंगटन, बीच। एनाबेल राइट, सारा मर्डोक के रूप में। ओलिवर वॉकर, डिप्टी फर्ग्यूसन के रूप में। नताशा जेन पाइन, डेफ्ने मेलर। लॉरा डेल, टिफनी जोन्स। अली ईगल, मार्गो के रूप में। हीदर गिलबर्ट, जेन गोल्ड्सबर्ग। जॉर्जिना फिलिप्स, जेनिफर बेनेट के रूप में। जेनी मेडार्सी, मेलिसा के रूप में। सोफिया लोरेंटी, एम्बर कैसिनो के रूप में। निगेल बार्बर, मेयर के रूप में। चारी ग्रांट, लुइस विलियम के रूप में। जोसेफ चार्ल्स नेमेक फो, जन्म 5 नवंबर 1971, जिन्हें पेशेवर रूप से कोरिन नेमेक के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। 1990 तक उन्हें कोरिन, कॉर्की नेमेक या कॉर्की नेमेक के नाम से जाना जाता था। नेमेक को सिटकॉम पार्कर लुइस कैंट लूज 1990 से 93 में शीर्षक चरित्र, टेलीविजन सीरीज स्टारगेट SG-1 में जोनास क्विन और मिनी सीरीज द स्टैंड में हेरोल्ड लॉडर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत में 2007 की फिल्म परजानिया में एलन की भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन: नेमेक का जन्म 5 नवंबर 1971 को हुआ था। उनकी मां जेनिस एक ग्राफिक कलाकार थीं, साथ ही एक चित्रकार, लेखिका और कवि भी थीं। उनके पिता जोसेफ चार्ल्स नेमेक चेक वंश के हैं और फिल्म उद्योग में एक सेट डिजाइनर और प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम करते हैं। उनकी बड़ी बहन अनास्तासिया सी नेमेक एक सहायक निर्देशक के रूप में भी काम करती हैं। नेमेक को 13 साल की उम्र में बच्चों की फिल्म द गुनीज देखने के बाद अभिनेता बनने की प्रेरणा मिली, जिसके लिए उनके पिता ने कला निर्देशन किया था। 3 वह अपने माता पिता के कलात्मक व्यवसायों को भी एक प्रमुख प्रभाव के रूप में उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि अभिनय करने के लिए सही चीज लगती है। 3 कैरियर: 1989 में 41वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स में नेमेक
नेमेक ने सेंटर स्टेज एले थिएटर कंपनी के साथ प्रशिक्षण शुरू किया और इसके एक प्रतिभा प्रदर्शन में प्रदर्शन करने के बाद एक एजेंट के साथ अनुबंध किया। उन्हें सुजुकी जैसे कई विज्ञापनों के लिए बुक किया गया था और अंततः एर्नी रेयस जूनियर अभिनीत टीवी शो साइडकिक्स में एक अतिथि स्थान मिला, जिसके साथ नेमेक अभी भी दोस्त हैं। 2. उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका 1988 में टकर द मैन एंड हिज ड्रीम थी। 2. वह कई टीवी शो में दिखाई दिए। एमबीसी मिनी सीरीज आई नो माई फर्स्ट नेम इज स्टीवन में स्टीवन स्टेनर की भूमिका के लिए एमी नामांकन 4 अर्जित किया। उन्होंने 1990 की फीचर फिल्म सोलर क्राइसिस में अभिनेता जैक पालेंस, पीटर बॉयल और चार्लटन हेस्टन के साथ अभिनय किया। नेमेक ने 1990 से 1993 तक टीवी सीरीज पार्कर लुइस कैंट लूज में मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा 1993 में नेमेक को स्टीफन किंग के द स्टैंड के एक टीवी रूपांतरण में हेरोल्ड लॉडर के रूप में लिया गया था। 1997 में उन्होंने फिल्म गुड बाय अमेरिका में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने जेन सीमोर के साथ टीवी मूवी माई ब्रदर्स कीपर और ब्लैकआउट में भी अभिनय किया। नेमेक ने कई टीवी शो में काम किया, जिनमें टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट, स्मॉलविले, CSI, NY, CSI, मियामी, सुपरनैचुरल और घोस्ट व्हिस्परर शामिल हैं। उन्होंने सीरियल किलर रिचर्ड स्पेक और टेड बंडी का भी किरदार निभाया। उन्होंने कुछ मूल साइंस फिक्शन चैनल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा टीवी के लिए बनाई गई फिल्मों जैसे सी बीस्ट, मैनस्क्विटो, एसएस डूमट्रूपर, ड्रैगन वास्प्स और लेक प्लासिड वर्सेस एनाकोंडा और लाइफटाइम टीवी नेटवर्क के लिए कुछ मूल फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। 1990 के दशक के दौरान नेमेक ने हिप-हॉप में एक संक्षिप्त कदम उठाया। 5. मैट रॉबिन्सन और डेड्रा टेट द्वारा विकसित और अभिनेता बाल्थाजार गेटी द्वारा निर्मित स्टारशिप ऑफ फूल्स समूह के साथ एक संपूर्ण एल्बम रिकॉर्ड किया। नेमेक ने एक नई कॉमिक सीरीज भी बनाई जिसमें पॉल मूनी, साथ ही स्टारशिप ऑफ फूल्स सदस्य शेन मूनी के पिता, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अभिनय किया। वह टोबी कीथ और विली नेल्सन द्वारा संगीत वीडियो बियर फॉर माई हॉर्स में भी दिखाई दिए। 2002 से 2004 तक वह स्टारगेट SG-1 पर जोनास क्विन के रूप में दिखाई दिए और SG-1 टीम में अस्थायी रूप से माइकल शैंक्स, डैनियल जैक्सन की जगह ली। जनवरी 2013 में पोसिडॉन रेक्स फिल्म पर काम करते समय नेमेक एक नाव दुर्घटना में शामिल थे। जब उन्हें बेलीज कोस्ट गार्ड के जहाज पर ले जाया जा रहा था तो नाव एक अर्धजलमग्न बजरे से टकरा गई। उनके शरीर का पूरा दाहिना हिस्सा चकनाचूर हो गया था। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कई बार खून चढ़ाना पड़ा और उनकी 5 सर्जरी हुई। 6. उत्पादन फिल्मांकन दिसंबर 2013 में बुल्गारिया में होने वाला था। 2. बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। स्वागत। अल्टरनेट एंडिंग के टिम ब्रेटन ने इसे 5 में से 2 अंक दिए। 3. 4. Cinemacritic.com के फेलिक्स वास्केज कम उम्मीदों के बावजूद फिल्म से खुश नहीं थे। वे लिखते हैं, अधिकांश भाग के लिए यह घटिया सी ग्रेड इतनी बुरी कि अच्छी है, हॉरर में सफल होती है, जिसमें बहुत सारे परेशान करने वाले किरदारों को उनके उचित परिणाम मिलते हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि फिल्म को रंग देने के लिए और भी कुछ हो। 5. होम मीडिया लेक प्लासिड बनाम एनाकोंडा को 4 अगस्त 2015 को DVD और डिजिटल पर रिलीज किया गया था। 6. यह भी देखें, हत्यारा मगरमच्छ फिल्मों की सूची, हत्यारे सांपों पर आधारित फिल्मों की सूची। येंसी विक्टोरिया बटलर, जन्म 2 जुलाई 1970, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें 1993 की फिल्म हार्ड टारगेट में नताशा बिंदर, ड्रॉप जोन 1994 में जेस क्रॉसमैन और TNT सुपरनैचुरल ड्रामा सीरीज विचब्लेड में डिटेक्टिव सारा पेजनी के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। विचब्लेड में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटर्न अवार्ड जीता। प्रारंभिक जीवन येंसी विक्टोरिया बटलर का जन्म मैनहट्टन के ग्रीनविच विलेज में हुआ था, जो थिएटर कंपनी के मैनेजर लेस्ली वेगा और 1960 के दशक के रॉक ग्रुप द लविन स्पूनफुल के ड्रमर और गायक जो बटलर की बेटी थीं। 2-3 बटलर ने सारा लॉरेंस कॉलेज में पढ़ाई की और 1991 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1. कैरियर शिकागो ट्रिब्यून के अनुसार बटलर को समर्पित एक प्रशंसक साइट ने उन्हें एक अचूक कर्कश आवाज और बड़ी तीव्र आंखों
के रूप में वर्णित किया। खुश होकर उन्होंने अखबार से कहा, इससे मेरी आवाज़ पीटर लॉरे जैसी लगती है। 4. बटलर की पहली प्रमुख भूमिका 1992 में टेलीविज़न श्रृंखला मैन एंड मशीन में थी, जिसमें उन्होंने एक मानव जासूस के साथ साझेदारी वाली एक एंड्रॉयड पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। श्रृंखला निकट भविष्य में लॉस एंजल्स में सेट की गई थी। श्रृंखला का सनिर्माण डिक वुल्फ ने किया था। 1 साल बाद उन्होंने अपनी दूसरी श्रृंखला साउथ बीच में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक ठग और चोर की भूमिका निभाई जिसने संघीय सरकार के साथ एक सौदा किया। अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में वह उनके लिए कुछ कार्य करती है। बटलर की पहली फिल्म उपस्थिति 1979 की स्लेशर फिल्म सैवेज वीकेंड में एक छोटी सहायक भूमिका थी। उनकी अगली फिल्म उपस्थिति जॉन वू की 1993 की फिल्म हार्ड टारगेट में एक प्रमुख भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने 1994 की फिल्म ड्रॉप जोन में अभिनय किया। 1995 में उन्होंने फिल्म लेट इट बी मी में कोरिन नामक नर्तकी की भूमिका निभाई। बटलर को सीबीएस टेलीविजन सीरीज ब्रुकलिन साउथ में एक नियमित सीरीज के रूप में चुना गया, जिसमें उन्होंने ब्रुकलिन की एक पुलिसकर्मी एनी मैरी केर्सी की भूमिका निभाई, जो 1997 से 1998 तक एक सीजन तक चली। बटलर ने टेलीविजन फिल्म विचब्लेड 2000 और उसके बाद की टेलीविजन सीरीज में अभिनय किया, जिसे उसी शीर्षक की चल रही कॉमिक बुक से रूपांतरित किया गया। यह सीरीज टर्नर नेटवर्क टेलीविजन नेटवर्क पर 2 सीजन तक चली, जिसमें कुल 23 एपिसोड थे। इस सीरीज की एक पंथ फॉलोइंग है और इसे 2002 के लिए शीर्ष 10 बेसिक केबल ड्रामा में 7वें स्थान पर रखा गया था। सितंबर 2002 में दूसरे सीजन के बाद शो के रद्द होने की घोषणा की गई थी। 5. 2005 में बटलर ने फिल्म ब्लडलाइंस में अभिनय किया। 6. वितरण उद्देश्यों के लिए इसे 2006 में स्ट्राइकिंग रेंज के रूप में पुनः शीर्षक दिया गया था। 2007 में वह एवा जेंकिंस के रूप में टेलीविजन सोप ओपेरा एज द वर्ल्ड टर्न्स के 13 एपिसोड में दिखाई दी। उद्धरण वांछित उन्हें टेल्स ऑफ एन एंशिएंट एम्पायर में दिखाई देने की पुष्टि की गई थी। 7. जो द स्वॉर्ड एंड सॉसर का अनुवर्ती था। 8. 24 जनवरी 2012 को टेल्स ऑफ एन एंशिएंट एम्पायर को डीवीडी पर रिलीज किया गया था। हालांकि बटलर फिल्म में दिखाई नहीं दिए। 9. वह एक अन्य कॉमिक बुक रूपांतरण किकेस के फिल्म संस्करण में एक छोटी भूमिका में दिखाई दी। 10. कानूनी मुद्दे। नवंबर 2003 में बटलर को फ्लोरिडा के डेलरे बीच में अव्यवस्थित नशा करने के आरोप में हिरासत में लिया गया और मादक द्रव्यों के सेवन के उपचार कार्यक्रम की सजा सुनाई गई। 11. 2007 में अपनी कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उस पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया। 12. 3 अप्रैल 2017 को बटलर को न्यूयॉर्क के साग हार्बर में गिरफ्तार किया गया और उन पर नशे में गाड़ी चलाने और ड्रग्स रखने का आरोप लगाया गया, जब उन्हें अपनी कार के पहिए के पीछे बेहोश पाया गया जब वह फुटपाथ पर गिर गई थी। व्यक्तिगत जीवन। कोरिन ने किशोरावस्था में जैमी बेथ शाहन को डेट किया। 7 और 1993 में उनका पहला बच्चा हुआ। कोरिन और जैमी ने 2002 में शादी की और 2005 में उनका दूसरा बच्चा हुआ। कोरिन और जैमी ने 2009 में तलाक ले लिया और अपने बच्चों की कस्टडी साझा की। नेमेक टेलीविजन सिटकॉम मैरिड विद चिल्ड्रन के अभिनेता डेविड फॉस्टिनो के करीबी दोस्त हैं, जिनके साथ उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसने ऑस्टिन स्थित बैंड हॉलो के डेब्यू एल्बम का सहनिर्माण किया था, जिसमें जॉन डिशोंग भी शामिल थे। नेमेक और फॉस्टिनो ने स्टारविंग में सहअभिनय किया, जो एक वेब सीरीज है जो HBO के एंटोरेज का मजाक उड़ाती है। 8. 22 सितंबर 2022 को टैम्पा बे टाइम्स ने बताया कि कोरिन स्कैटर ब्रदर्स प्रोडक्शंस के साथ स्वतंत्र फिल्मों की एक श्रृंखला पर उत्पादन शुरू करने के लिए टैम्पा बे जा रहे थे और वहां उनकी मुलाकात अपनी प्रेमिका सबरीना नोवा से हुई। 9. नेमेक ने जुलाई 2023 में सबरीना नोवा से शादी की। फिल्मोग्राफी। स्टीफन बिलिंगटन, जन्म 10 दिसंबर 1964, एक अंग्रेजी अभिनेता है जो कोरोनेशन स्ट्रीट में ग्रेग केली की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने वर्ष 1999 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए ब्रिटिश सोप पुरस्कार जीता था। कैरियर। लंकाशायर के फनवर्थ में जन्मे बिलिंगटन ने ड्रामा सेंटर लंदन में प्रशिक्षण लिया। 2
और जब उन्हें द मैन हू मेड हस्बैंड्स जेलस 1997 में लिसेंडर हॉकले की मुख्य भूमिका निभाने के लिए ऑडिशन देने वाले सैकड़ों लोगों में से चुना गया तो वे एक अज्ञात व्यक्ति थे। 3. उन्होंने पीटर ग्रीनवे, फ्रेंको जेफेरिली और मेल गिब्सन सहित कई प्रमुख फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया है। वह अब लंदन स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, ड्रामा सेंटर लंदन, 2 मेथर स्टूडियो, लंदन और सिटी लिटरेरी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं। 2011 में उन्होंने यॉर्क थिएटर रॉयल में आर्थर मिलर की द क्रूसिबल में जॉन प्रॉक्टर की भूमिका निभाने के लिए मंच संभाला। 4. 2013 में वह चैनल 4 सोप ओपेरा होलीओक्स के कलाकारों में शामिल हो गए और डैनी लोमैक्स की भूमिका निभाई। 5. फिल्मोग्राफी। स्काई जोसेफिन मार्शल लॉरी, जन्म 15 दिसंबर 1990, न्यूजीलैंड ब्रिटिश अभिनेत्री और नाटककार हैं। उन्हें मिनी सीरीज द पिलर्स ऑफ द अर्थ 2010 में एलिजाबेथ ऑफ वेमाउथ की भूमिका के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्मों में द होल्डिंग 2011 और फार्मिंग 2018 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। लॉरी का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था और वह तट के पास टस्कनी और पर्थशायर में पली बढ़ी थीं। 1-2 उन्होंने हर्टफोर्डशायर में ट्रिंग पार्क स्कूल फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स और सरे में हर्टवुड हाउस में पढ़ाई की। 3. कैरियर। लॉरी 18 वर्ष की थीं 2 जब उन्हें केन फॉलेट के द पिलर्स ऑफ द अर्थ के मिनी सीरीज रूपांतरण में एलिजाबेथ ऑफ वेमाउथ के रूप में उनकी पहली टेलीविजन भूमिका में लिया गया था, जो 2010 में प्रसारित हुई थी। 4. इसके बाद 2011 में द होल्डिंग में उनकी फीचर फिल्म की शुरुआत हुई। वह गिनी पिग्स में भी दिखाई दीं। उन्होंने हसल 2012 श्रृंखला के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 2011 में उन्होंने ड्रम एंड बास जोड़ी चेस एंड स्टेटस द्वारा उनके दूसरे स्टूडियो एल्बम नो मोर आइडल्स के लिए लिखे गए संगीत वीडियो टाइम में अभिनय किया। 5. 2015 में लूरी ने SYFY टेलीविजन फिल्म लेक प्लासिड बनाम एनाकोंडा में बेथनी टुल की भूमिका निभाई। उन्होंने एल्सी थैचविक नामक एक नाटक लिखा और उसमें अभिनय किया, जो एडिनबर्ग फ्रिंज फेस्टिवल के साथ साथ लंदन के लैचमेरे में भी चला। लूरी ने निर्देशक जेमी पैटरसन के साथ स्टार डॉग्स 2020 और गॉर स्पेटिंग यू 2022 फिल्मों में काम किया। व्यक्तिगत जीवन। लॉरी ने जुलाई 2022 में टस्कनी में जो ड्रेक से शादी की। 6. उन्होंने साथी अभिनेत्री ग्रेस कार्टर के साथ लंदन स्थित एक खानपान कंपनी की सहस्थापना की। 7. फिल्मोग्राफी। रॉबर्ट बार्टन इंग्लैंड, जन्म 6 जून 1947, एक अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक हैं, जिन्हें नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फिल्म श्रृंखला में अलौकिक सीरियल किलर फ्रेडी क्रूगर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित, इंग्लैंड ने क्षेत्रीय थिएटर में एक स्टेज अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया। 2, 3 और 1974 में बस्टर और बिली में अपनी फिल्म की शुरुआत की। 1970 के दशक में स्टे हंग्री, ए स्टार इज बॉर्न और बिग वेडनेसडे जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के बाद इंग्लैंड को 1983 में मिनी सीरीज वी में प्रतिरोध सेनानी विली के रूप में सफलता मिली। 1984 में मूल ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में उनके प्रदर्शन के बाद वे हॉरर फिल्म शैली से निकटता से जुड़ गए। प्रारंभिक जीवन। इंग्लैंड का जन्म 6 जून 1947 को ग्लेनडेल, कैलिफोर्निया में हुआ था। वे जेनिस नी मैकडोनाल्ड और क्लाइड केंट इंग्लैंड के बेटे थे, जो एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर थे जिन्होंने लॉकहीड U-2 हवाई जहाज को विकसित करने में मदद की थी। 5. 6. वह आंशिक रूप से स्वीडिश वंश और आंशिक रूप से स्कॉटिश वंश का है। इंग्लैंड ने 12 साल की उम्र में अभिनय का अध्ययन करना शुरू किया, एक दोस्त के साथ कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉर्थरिज में बच्चों के थिएटर कार्यक्रम में भाग लिया। 7. 8. हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने मिशिगन के ब्लूमफील्ड हिल्स में क्रैनब्रुक थिएटर स्कूल, क्रैनब्रुक एजुकेशनल कम्युनिटी द्वारा आयोजित में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने 3 साल तक UCLA में पढ़ाई की, फिर पढ़ाई छोड़कर मिशिगन के ओकलैंड विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने मीडो ब्रूक थिएटर में प्रशिक्षण लिया। 5. जो उस समय रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट की एक शाखा थी। 2. मृतलिंग। इंग्लैंड ने क्षेत्रीय थिएटर में 5 सफल वर्ष बिताए। 9. जिसमें शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ के नाटक शामिल थे। उन्होंने 1966 में पहली बार नर्स एलिजाबेथ गार्डनर से शादी की।
10 इसके तुरंत बाद वे फिल्म के काम की तलाश में वेस्ट कोस्ट लौट आए और डैनियल पेट्री द्वारा निर्देशित फिल्म बस्टर एंड बिली में सहायक भूमिका निभाई। 9 कैरियर 1976 में इंग्लैंड ने स्टार वार्स में हान सोलो और ल्यूक स्काईवॉकर की भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिया। जब उन्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिला तो उन्होंने ल्यूक की भूमिका के लिए मार्क हैमिल का सुझाव दिया। 11-12 इंग्लैंड टोबे हूपर द्वारा निर्देशित 1977 की फिल्म ईटन अलाइव में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने रोजर कॉर्मन द्वारा निर्मित गैलेक्सी ऑफ टेरर में रेंजर की भूमिका निभाई, जो 1981 में रिलीज हुई थी। तब से इंग्लैंड ने फिल्म और टेलीविज़न पर 100 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं। अपनी शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में इंग्लैंड को आमतौर पर एक बेवकूफ़ या रेडनेक के रूप में टाइपकास्ट किया जाता था और उन्होंने पहली बार 1983 की मिनी सीरीज वी में विजिटर तकनीशियन और प्रतिरोध सेनानी विली की भूमिका में ध्यान आकर्षित किया। लेकिन इस तरह की टाइपकास्टिंग के बाद इंग्लैंड ने अपनी भूमिका के विपरीत जाकर 1984 में वेस क्रेवेन की बेहद सफल फिल्म ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में मनोरोगी जलने के शिकार और बच्चे के हत्यारे फ्रेडी क्रूगर की भूमिका स्वीकार की। उन्होंने ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 2, फ्रेडीज रिवेंज 1985, ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3, ड्रीम वॉरियर्स 1987, ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 4, द ड्रीम मास्टर 1988, ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 5, द ड्रीम चाइल्ड 1989, फ्रेडीज डेड, द फाइनल नाइटमेयर 1991, वेस क्रेवेंस न्यू नाइटमेयर 1994 और फ्रेडी बनाम जेसन 2003 में फ्रेडी क्रूगर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 13 इस शैली के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें द फैंटम ऑफ द ओपेरा 1989, द मैंगलर 1995, टोबे हूपर द्वारा निर्देशित एक और फिल्म और 2001 मैनियाक्स 2005 में शीर्ष भूमिकाएं दिलाईं। मार्च 2005 में स्वीडन के गोथेनबर्ग में इंग्लैंड उन 4 अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने लगातार 8 बार डरावने चरित्र को चित्रित किया है। उद्धरण वांछित अन्य 3 हैं डग ब्रैडली, जिन्होंने हेलराइजर फिल्म श्रृंखला में 8 बार पिनहेड चरित्र को चित्रित किया। 14 टोबिन बेल, जिन्होंने जिग्सॉ की भूमिका निभाई, उद्धरण वांछित, और ब्रैड डोरिफ, जो चकी की भूमिका निभाते हैं। इंग्लैंड ने कहा है कि वह फ्रेडी की भूमिका का आनंद लेते हैं क्योंकि यह उन्हें हमेशा अच्छे आदमी का अभिनय करने से ब्रेक देता है। उद्धरण आवश्यक, वास्तव में कई लोग जिन्होंने इंग्लैंड के साथ काम किया है उनकी मिलनसारिता की पुष्टि करते हैं। क्रूगर मेकअप के लिए जिम्मेदार मेकअप कलाकारों ने टिप्पणी की है कि इंग्लैंड इतने मिलनसार और बातूनी थे कि इसने लंबे समय तक मेकअप आवेदन को थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। 15 इंग्लैंड की टीवी प्रस्तुतियों में शॉर्ट लिव्ड सीरीज नाइटमेयर कैफे 1992 में अभिनय करना शामिल है, जिसमें उन्होंने ब्लैकी, टाइटल कैफे के रहस्यमयी मालिक की भूमिका निभाई और सीरीज फ्रेडीज नाइटमेयर्स, ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, द सीरीज में फ्रेडी क्रूगर की अपनी भूमिका को दोहराया। उनकी अतिथि भूमिकाओं में साइंस फिक्शन सीरीज बेबीलोन 5, मैकगाइवर शो का एक एपिसोड टिम वेक्सलर के रूप में, मास्टर्स ऑफ हॉरर, मैटीवी, स्लाइडर्स और नाइट राइडर शामिल हैं, जहां वे एक फिल्म स्टूडियो में भूत की तरह घूमते दिखाई दिए, और वॉकिंग टॉल, द सीरीज के साथ साथ हिट टीवी शो वॉकर, टेक्सास रेंजर में एक अतिथि कलाकार की भूमिका भी शामिल है। डेस्टिनेशन फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंक एक सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का एक प्रभाग है जो वर्तमान में एक्शन, थ्रिलर, आला विज्ञानफाई और निम्नस्तर से मध्यमस्तर की हॉरर फिल्मों में विशेषज्ञता रखता है। इतिहास। मूल डेस्टिनेशन फिल्म्स की स्थापना 1998 में ब्रेंट बॉम और स्टीव स्टेबलर ने की थी। कंपनी ने कोलंबिया ट्राइस्टार होम वीडियो के साथ एक डील की थी ताकि वे अपनी फिल्मों को वीडियो रिलीज के लिए वितरित कर सकें। वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के बाद फरवरी 2001 में कंपनी को बंद कर दिया गया। कंपनी की लाइब्रेरी और इन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट जैसे द वेडिंग प्लानर और स्लैकर्स को वितरण के लिए सोनी पिक्चर्स को बेच दिया गया। 2002 में डेस्टिनेशन फिल्म्स को कोलंबिया ट्राइस्टार होम एंटरटेनमेंट के एक डिवीजन के रूप में पुनर्जीवित किया गया, जिसमें एनीमे फिल्म मेट्रोपोलिस को उनकी पहली रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, हालांकि फिल्म श्री को कुछ हफ्ते पहले रिलीज किया जाना था।
डेस्टिनेशन फिल्म्स के तहत होम एंटरटेनमेंट पर रिलीज की गई कई फिल्मों को पहले से ही सोनी पिक्चर्स के दूसरे डिवीजन जैसे ट्राइस्टार पिक्चर्स और स्क्रीन जेम्स या सैमुअल गोल्डविन फिल्म्स जैसे थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स से एक छोटी सी थिएट्रिकल रिलीज मिल जाती थी। 3. 2007 में सोनी पिक्चर्स वर्ल्डवाइड एक्विजिशन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और डेस्टिनेशन फिल्म्स के लेबल के तहत कुछ फिल्में रिलीज की, जैसे ब्लड, द लास्ट वैम्पायर, 4, 5, ब्लैक डायनामाइट और हैरी ब्राउन। 6, 7. फिल्मोग्राफी 1990 का दशक। रिलीज की तारीख शीर्षक टिप्पणियां 22 अक्टूबर 1999 चमगादड़ प्रथम डेस्टिनेशन फिल्म रिलीज, कोलंबिया ट्राइस्टार फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरनेशनल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वितरण। 2000 के दशक। रिलीज की तारीख शीर्षक टिप्पणियां 28 जनवरी 2000 देखने वाले की नज़र बिहेवियर वर्ल्डवाइड के साथ सहनिर्माण। 3 मार्च 2000 डूबती हुई मोना वर्तमान में मेट्रोगोल्ड विमेयर के स्वामित्व में। 26 जुलाई 2000 थॉमस और जादुई रेलमार्ग गुलेन पिक्चर्स और आइल ऑफ मैन फिल्म कमीशन के साथ सहनिर्माण, यूनाइटेड किंगडम में आइकॉन फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा वितरित, वर्तमान में शाउट स्टूडियो के स्वामित्व में। 1 सितंबर 2000 मार पड़ी है। 29 सितंबर 2000 सुंदर। 9 अप्रैल 2002 श्री सैमुअल गोल्डविन फिल्म्स द्वारा नाट्य वितरण। 23 अप्रैल 2002 राजधानी नाट्य वितरण ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा। 4 जून 2002 मिशन कश्मीर। 3 सितंबर 2002 काउबॉय ऊपर वर्तमान में मेट्रोगोल्ड विमेयर के सहस्वामित्व में है। SYFY पूर्व नाम साइफाई चैनल का एक संक्षिप्त रूप, जिसे बाद में CFE में छोटा कर दिया गया, साइफी के रूप में शैलीबद्ध, एक अमेरिकी बेसिक केबल टेलीविजन चैनल है जिसका स्वामित्व NBC यूनिवर्सल मीडिया ग्रुप डिवीजन और कॉमकास्ट के NBC यूनिवर्सल के व्यावसायिक खंड के पास है। 24 सितंबर 1992 को लॉन्च किया गया यह चैनल साइंस फिक्शन, हॉरर और फंतासी शैलियों से संबंधित प्रोग्रामिंग प्रसारित करता है। नवंबर 2023 तक SYFY संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 69,000,000 पे टेलीविजन घरों में उपलब्ध है, जो 2011 के अपने चरम 99,000,000 घरों से कम है। 2. इतिहास 1989 में फ्लोरिडा के बोका रैटन में संचार वकील और केबल टीवी उद्यमी मिशेल रुबेनस्टीन और उनकी पत्नी और व्यापारिक साझेदार लॉरी सिल्वर ने साइफाई चैनल के लिए अवधारणा तैयार की और शीर्ष 10 केबल टीवी ऑपरेटरों में से 8 के साथ अनुबंध किया। साथ ही ब्रिटिश टीवी श्रृंखला डॉक्टर हू, जो PBS से साइफाई चैनल में स्थानांतरित हो गई, डार्क शैडोज और पंथ श्रृंखला द प्रिजन के लिए विशेष अधिकारों का लाइसेंस दिया। 1992 में चैनल को रुबेनस्टीन और सिल्वर ने USA नेटवर्क्स को बेच दिया, जो तब पैरामाउंट पिक्चर्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स के बीच एक संयुक्त उद्यम था। 3, 4 रुबेनस्टीन और सिल्वर USA नेटवर्क्स के उपाध्यक्ष बन गए। चैनल को क्लासिक फिल्मों और टेलीविजन सीरीज के साथ एक स्वाभाविक फिट के रूप में देखा गया था, जो दोनों स्टूडियो के पास थे, जिसमें यूनिवर्सल की ड्रैकुला, फ्रैंकस्टीन और रॉड सलिंग टीवी सीरीज नाइट गैलरी के साथ साथ पैरामाउंट की स्टार ट्रेक टेलीविजन सीरीज शामिल थी। स्टार ट्रेक के निर्माता जीन रोडेम्बेरी और लेखक आइजैक असिमोव को रुबेनस्टीन और सिल्वर द्वारा प्रारंभिक सलाहकार बोर्ड में सेवा देने के लिए भर्ती किया गया था। 5 लेकिन जब चैनल अंततः 24 सितंबर 1992 को लॉन्च हुआ, तब तक रोडेम्बेरी और असिमोव दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। रुबेनस्टीन ने याद किया, पहली चीज जो स्क्रीन पर थी वह थी आइजैक असिमोव और जीन रोडेम्बेरी की यादों को समर्पित। 6 लियोनार्ड निमोय मैनहट्टन के हेडन प्लेनेटेरियम में आयोजित चैनल की लॉन्च पार्टी में समारोह के मास्टर थे। असिमोव की विधवा जेनेट और रोडेम्बेरी की विधवा माजेल बैरेट दोनों उपस्थित थीं। 6 नेटवर्क पर दिखाया गया पहला कार्यक्रम फिल्म स्टार वार्स था। 7 1994 में पैरामाउंट को वायाकॉम को बेच दिया गया। इसके बाद सीग्राम ने अगले वर्ष मात्सुशिता इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल कंपनी से MCA, जिसमें यूनिवर्सल एक सहायक कंपनी थी, में नियंत्रित हिस्सेदारी खरीद ली। 8 1997 में वायाकॉम ने USA नेटवर्क्स में अपनी हिस्सेदारी यूनिवर्सल को बेच दी, जिसने अगले वर्ष अपनी सभी टेलीविजन संपत्तियां बैरी डिलर को नई कंपनी स्टूडियोज USA में बेच दीं। 3 साल बाद डिलर ने स्टूडियोज USA को वापस यूनिवर्सल को बेच दिया, जो तब विवेंडी से उस समय विवेंडी यूनिवर्सल के रूप में जाना जाता था, कि एक सहायक कंपनी थी।
विवेंडी की फिल्म और टेलीविजन उत्पादन और केबल टेलीविजन संपत्तियां 2004 में एनबीसी यूनिवर्सल बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के एनबीसी के साथ विलय कर दी गईं। चैनल का एक उच्च परिभाषा संस्करण 3 अक्टूबर 2007 को डायरेक्ट टीवी पर लॉन्च किया गया। 9. 2013 में SYFY को जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन के पिगासस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसे अपसामान्य विषयों से जुड़े संदिग्ध वास्तविकता प्रोग्रामिंग के रूप में वर्णित किया गया था। 1992 से 1999 तक नेटवर्क के पहले लोगों में एक ग्रह था जिसके छल्ले थे जो शनि की तरह दिखता था और उस पर साइफाई चैनल लिखा हुआ था। नेटवर्क का दूसरा लोगो, जिसका उपयोग 1999 से 2002 तक किया गया, ने नाम से हाइफन और चैनल शब्द हटा दिया। 11. नेटवर्क का तीसरा और अंतिम वलिद ग्रह लोगो 2002 से 2009 तक चला और इसे लैम्बिनायरन द्वारा डिजाइन किया गया था। लोगो ने 2 दिसंबर 2002 को स्टीवन स्पीलबर्ग की मिनी सीरीज टेकन के लॉन्च के साथ अपनी शुरुआत की। नेटवर्क ने इफ टैगलाइन के साथ एक नया छवि अभियान भी शुरू किया जो कल्पना की असीम संभावनाओं को व्यक्त करता है। पहचान के धक्कों में आग उगलते बच्चे के साथ साथ एक आलीशान बैठक में एक महिला द्वारा बगांखों वाले बड़े कान वाले जानवर को चूमने जैसी असली स्थितियों को दर्शाया गया था। 12. 13. सिफी लोगो 2009 से 2017। 16 मार्च 2009 को एनबीसी यूनिवर्सल ने घोषणा की कि CFE को SYFY के रूप में पुनः ब्रांड किया जा रहा है। नेटवर्क अधिकारियों ने यह भी नोट किया कि सामान्य शब्द CFE के विपरीत, जो पूरी शैली का प्रतिनिधित्व करता है, एक सनसनीखेज वर्तनी के रूप में SYFY शब्द को ट्रेडमार्क द्वारा संरक्षित किया जा सकता है और इसलिए अन्य कंपनियों के उत्पादों के साथ भ्रम के डर के बिना अन्य वस्तुओं या सेवाओं पर विपणन करना आसान होगा। विज्ञान कथा के संबंध में SYFY शब्द का एकमात्र महत्वपूर्ण पिछला उपयोग वेबसाइट SYFY पोर्टल द्वारा किया गया था, जो फरवरी 2009 में एक अनाम कंपनी को ब्रांड बेचने के बाद एयरलॉक अल्फा बन गया। 14. नाम परिवर्तन का आरंभिक नकारात्मकता के साथ स्वागत किया गया। 15. 16. लोगों ने जानबूझकर सिफी का गलत उच्चारण SFI SIFE या SIFI CFI के रूप में किया ताकि नाम परिवर्तन का मजाक उड़ाया जा सके। पैरोडी न्यूज एंकर स्टीफन कोलबर्ट ने चैनल को जिस तरह से नाम का उच्चारण किया जाता है उसके लिए टिप ऑफ द हेड देकर कोलबर्ट रिपोर्ट पर नाम परिवर्तन का मजाक उड़ाया और कहा कि कपटी सॉफ्ट सी के खिलाफ मेरी लंबी लड़ाई में ज्वार बदल रहा है। 17. गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता, नया नाम 7 जुलाई 2009 को प्रभावी हुआ। 18. सिफी ने तब से रियलिटी शो जोड़े हैं और सख्ती से विज्ञान कथा, फंतासी और डरावनी प्रोग्रामिंग से दूर हो गया है। 19, 20, 21 दुनिया भर में एनबीसी यूनिवर्सल के साइंस फिक्शन चैनलों के रीब्रांडिंग प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिकांश को सिफी या सिफी यूनिवर्सल के रूप में रीब्रांड किया गया। हालांकि 1/3 से अधिक चैनलों ने अपने नाम के किसी भी हिस्से के रूप में सिफी नहीं लिया। जापान और फिलीपींस के चैनलों को यूनिवर्सल चैनल के रूप में रीब्रांड किया गया या उनकी जगह ले ली गई, जबकि पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया के प्रत्येक चैनल साइंस फिक्शन यूनिवर्सल बन जाएंगे। पोलिश में सिफी कल्पना या विज्ञान कथा का सुझाव नहीं देता है, बल्कि कुछ स्थूल, मूल्यहीन या यहाँ तक कि सिफिलिस का संकेत देता है। 22 ऑस्ट्रेलिया में एनबीसी यूनिवर्सल फॉक्सटेल, CBS स्टूडियो इंटरनेशनल और सोनी पिक्चर्स टेलीविजन के साथ ASF में भागीदार था। 11 मई 2017 को नेटवर्क की आगामी 25वीं वर्षगांठ के सम्मान में SYFY ने एक प्रमुख रीब्रांडिंग का अनावरण किया जो 19 जून को ऑन एयर हुआ। नई ब्रांडिंग का उद्देश्य चैनल को फिर से फंतासी और विज्ञानफाई शैलियों के प्रशंसकों को लक्षित करने की दिशा में फिर से स्थापित करना था। नेटवर्क के प्रमुख क्रिस मैककम्बर ने बताया कि नेटवर्क का लक्ष्य हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में प्रशंसकों को रखना था और लोगों के एक स्टैक्ड चौकोर आकार के रूप को बैज के समान बताया। SYFY ने अपनी शैली समाचार प्रभाग SYFY वायर पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई, साथ ही वेबसाइट को टेलीविजन तक विस्तारित करने की संभावना का खुलासा किया। 25, 26, 27 प्रोग्रामिंग मुख्य लेख SYFY द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की सूची।
SYFY के मूल प्रोग्रामिंग में केबल के लिए बनी फिल्में, मिनी सीरीज और टेलीविजन सीरीज शामिल हैं। NBC यूनिवर्सल के स्वामित्व में चैनल ने अधिक मुख्यधारा के दर्शकों को लक्षित करने के लिए विज्ञापन शैली के बाहर सामान्य रुचि प्रोग्रामिंग में विस्तार किया है। इस तरह के प्रोग्रामिंग में क्राइम ड्रामा, WCG अल्टीमेट गेमर 28 और WWE, ECW 29, NXT और स्मैकडाउन सहित से पेशेवर कुश्ती शामिल है। 30-31 SYFY का उपयोग अपने सहयोगी नेटवर्क से ओवरफ्लो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसने NBC स्पोर्ट्स के चैंपियनशिप संडे प्रयास में भाग लिया है, जिसमें प्रीमियर लीग सॉकर सीजन के अंतिम मैच के दिन सभी मैचों को NBC यूनिवर्सल केबल नेटवर्क पर प्रसारित किया गया। 32 फरवरी 2022 में WWE रॉ और NXT को USA नेटवर्क के 2022 शीतकालीन ओलंपिक के प्रसारण के कारण 2 सप्ताह के लिए SYFY पर प्रसारित किया गया। 33 एनिमेशन। अपने शुरुआती वर्षों के दौरान SYFY ने शनिवार की सुबह को सैटरडे एनीमे शीर्षक के तहत एनीमे फिल्में और मूल वीडियो एनिमेशन प्रसारित किए। 11 जून 2007 को चैनल ने एनी मंडे नामक एक साप्ताहिक 2 घंटे का प्रोग्रामिंग ब्लॉक लॉन्च किया। 34 जिसमें मंगा एंटरटेनमेंट द्वारा लाइसेंस प्राप्त विभिन्न एनीमे श्रृंखलाओं के अंग्रेजी डब शामिल थे। 34 फरवरी 2008 के दौरान चैनल ने दूसरे प्रोग्रामिंग ब्लॉक में मंगलवार रात को भी एनीमे प्रसारित किया। 35 जुलाई 2009 में SYFY ने घोषणा की कि उन्होंने बहन चैनल चिलर में हॉरर एनीमे, जिसे एनी मंडे भी कहा जाता है, के 2 घंटे के ब्लॉक को जोड़ने के लिए मंगा एंटरटेनमेंट के साथ अपने लाइसेंसिंग समझौते को नवीनीकृत और विस्तारित किया है। SYFY मूल फिल्में। मुख्य लेख: साइंस फिक्शन पिक्चर्स की मूल फिल्मों की सूची। यह भी देखें। श्रेणी: SYFY मूल फिल्में। साइंस फिक्शन पिक्चर्स की मूल फिल्में स्वतंत्र रूप से बनाई गई बी फिल्में हैं, जिनका उत्पादन बजट $1 मिलियन से $2 मिलियन प्रति फिल्म है। इस पहल की शुरुआत 2001 में थॉमस विटाले ने की थी और इसका प्रबंधन विटाले, क्रिस रेजिना और रे कैनेला ने किया था, जिसमें बाद में करेन ओहारा और मैसी लाओ को भी शामिल किया गया था। 39 सिफी सूचना की स्वतंत्रता के लिए गठबंधन के प्रायोजकों में से एक है। 40 मीडिया, वेबसाइट और प्रभाग। SYFY.com। SYFY की वेबसाइट 1995 में द डोमिनियन नाम से शुरू हुई, हालांकि इसके URL में sci.com का उपयोग किया गया। यह 2000 में CFE.com में बदल गई। उद्धरण वांछित: साइट ने एक वेबी पुरस्कार और एक फ्लैश फॉरवर्ड पुरस्कार जीता है। 2000 से 2005 तक CFE.com ने एलेन डार्टलो द्वारा संपादित साई फिक्शन नामक अनुभाग में मूल विज्ञान कथा लघु कथाएं प्रकाशित कीं, जिन्होंने अपने काम के लिए 2005 ह्यूगो पुरस्कार जीता। कहानियों ने खुद एक वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड जीता। ऑनलाइन फिक्शन के लिए पहला थियोडोर स्टर्जन अवार्ड, लुसियस शेपर्ड के उपन्यास ओवर यॉन्डर के लिए और साइंस फिक्शन राइटर्स ऑफ अमेरिका के 4 नेबुला अवार्ड जीते, जिसमें मूल ऑनलाइन फिक्शन के लिए पहला अवार्ड लिंडा नागाटा के उपन्यास गॉडेस के लिए शामिल है। 41-42 22 अप्रैल 2006 को साइट ने CFEpedia लॉन्च किया, जो एनीमे, कॉमिक्स, फैंडम, फंतासी, गेम्स, हॉरर, साइंस फिक्शन, खिलौने, UFO शैली से संबंधित कला और ऑडियो और पैरानॉर्मल जैसे विषयों पर एक वाणिज्यिक विकी है। 43 2009 में CFEpedia को बिना किसी स्पष्टीकरण के बंद कर दिया गया था। 2009 में चैनल की रीब्रांडिंग के हिस्से के रूप में URL और साइट का नाम बदलकर SYFY.com कर दिया गया। 2010 तक SYFY.com में रीसे किंगडम फॉलिंग 26 अक्टूबर 2010 तक उद्धरण आवश्यक द मरकरी मैन 25 जुलाई 2011 तक उद्धरण आवश्यक और न्यूक्लियर फैमिली 44 15 अक्टूबर 2012 तक सहित वेबिसोड सीरीज शामिल होने लगीं। SYFY गेम्स। SYFYgames.com एक ऑनलाइन गेम पोर्टल है जो मुफ्त में खेलने योग्य MMO और कैजुअल गेम प्रदान करता है। साइट पर मुख्य रूप से थर्ड पार्टी डेवलपर्स के विज्ञापन और फंतासी गेम हैं। 45 अप्रैल 2015 में SYFYgames.com के समाचार अनुभाग को G4 से समाचार,
दिखाने के लिए रिब्रांड किया गया था। उद्धरण की आवश्यकता। 2010 में SYFY गेम्स ने अब बंद हो चुके प्रकाशक THQ के साथ डिब्लॉब 2 के सनिर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। SYFY गेम्स रेड फैक्शन आर्मेगेडन का भी सनिर्माण करेगा। सिफी वायर। सिफी वायर पूर्व में साइफाई वायर और ब्लास्टर सिफी द्वारा संचालित एक वेबसाइट है जिसमें विज्ञान कथा, डरावनी और काल्पनिक शैलियों में समाचारों की कवरेज शामिल है। 25 फीचर लेख, अतिथि स्तंभकार जैसे फिल प्लेट, लोकप्रिय विज्ञान समाचार और कवरेज और वीडियो सामग्री को जोड़ने के साथ साइट को 2010 में ब्लास्टर के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था। 46 दिसंबर 2016 में ब्लास्टर को सिफी वायर के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया। प्रधान संपादक एडम स्वाइडर्स्की ने कहा कि यह परिवर्तन वेबसाइट को सिफी टेलीविजन चैनल के साथ और अधिक निकट जोड़ने के लिए था। 47 मार्च 2018 तक सिफी वायर ने 5 नियमित पॉडकास्ट जारी किए। 48 जिसमें द एक्सपेंस और कॉलोनी के अंतिम सीजन के बाद 2 रिकैप सीरीज शामिल हैं। साथ ही द फैंडम फाइल्स जिसमें सार्वजनिक हस्तियों के साथ उनके पॉप कल्चर जुनून के बारे में साक्षात्कार शामिल हैं। मेहमानों में ग्रीन बे पैकर्स के लेलैंड ची 49 और माइक डेनियल शामिल हैं। 50 पत्रिकाएं। विज्ञान फाई पत्रिका साइंस फिक्शन पत्रिका पहली बार जून 1994 में साइंस फाई एंटरटेनमेंट के रूप में प्रकाशित हुई थी, जिसके कवर पर साइफाई चैनल की आधिकारिक पत्रिका का अतिरिक्त विवरण था। 51 खंड 1 अंक 1 के प्रकाशक मार्क हिंड्स थे, जिसमें कार्ल ए गनम जूनियर संपादकीय निदेशक और टेड क्लेन संपादक थे। 52 53 स्कॉट एडेलमैन ने दिसंबर 1996 के अंक के साथ संपादक के रूप में पदभार संभाला। जून 2000 के अंक के बाद छोड़ने तक उस पद पर रहे, जिस बिंदु तक पत्रिका का नाम पहले ही छोटा करके साइंस फाई कर दिया गया था। 1999 में चैनल का नाम बदलकर साइंस फाई कर दिया गया था। स्कॉट एडेलमैन चैनल की ऑनलाइन पत्रिका साइंस फिक्शन वीकली के संपादक बनकर लौट आए। 55 अक्टूबर 2023 तक पत्रिका अभी भी सॉवरेन मीडिया वेबसाइट पर वर्णित है, लेकिन प्रकाशन का लिंक अब वहां सक्रिय नहीं है और syfy.com साइट पर कोई लिंक उपलब्ध नहीं। 55 syfy.com पृष्ठ से अंतिम कार्यशील संग्रहीत लिंक अक्टूबर 2014 में उपलब्ध अंक के लिए है। 56 साइंस फिक्शन वीकली। साइंस फिक्शन वीकली 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई एक ऑनलाइन पत्रिका थी और क्रेग एंगलर और ब्रूक्स पेक द्वारा संपादित की गई थी। उद्धरण आवश्यक। अप्रैल 1996 में यह साइट के साथ साझेदारी के हिस्से के रूप में द डोमिनियन पर विशेष रूप से दिखाई देने लगी, इससे पहले कि इसे 1999 में पूरी तरह से साइंस फिक्शन चैनल को बेच दिया गया। 57 प्रकाशन ने विज्ञान कथा के विभिन्न पहलुओं को कवर किया, जिसमें समाचार, समीक्षा, मूल कला और साक्षात्कार शामिल थे, जब तक कि यह जनवरी 2009 में साइफाई वायर के साथ विलय नहीं हो गया। एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड 2004 में बनी अमेरिकी एडवेंचर हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन ड्वाइट लिटिल ने किया है। यह फिल्म एनाकोंडा 1997 का एक स्टैंडअलोन सीक्वल है और एनाकोंडा फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है। यह फिल्म शोधकर्ताओं की एक टीम की कहानी है जो दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय द्वीप बोर्नियो में एक पवित्र फूल की खोज के लिए एक अभियान पर निकलती है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इससे इंसानों को लंबा और स्वस्थ जीवन मिलेगा। वे जल्द ही द्वीप पर रहने वाले घातक विशालकाय एनाकोंडा द्वारा पीछा किए जाने और शिकार किए जाने लगते हैं। यह 27 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी और यह इस सीरीज की आखिरी फिल्म थी जिसे सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। अपने पूर्ववर्ती की तरह इस फिल्म को भी नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह वित्तीय रूप से सफल रही। इस फिल्म के बाद 2008 में इसका सीक्वल एनाकोंडा 3 ऑफस्प्रिंग रिलीज किया गया। कथानक न्यूयॉर्क की दवा कंपनी वेक्सल हॉल द्वारा वित्तपोषित शोधकर्ताओं की एक टीम, जिसमें डॉ. जैक बायन, गॉर्डन मिशेल, सैम रोजर्स, गेल स्टर्न, कोल ब्यूरिस और डॉ. बेन डगलस शामिल हैं, बोर्नियो के एक जंगल में पेरिनिया अमरोटिस नामक फूल की खोज के लिए निकलते हैं। ब्लड ऑर्किड, जिसके बारे में उनका मानना है कि उसमें युवाओं का फव्वारा है। जैक गाइड कैप्टन बिल जॉनसन और उनके साथी ट्रान वू को उनकी आशंकाओं के बावजूद असुरक्षित रास्ता अपनाने के लिए मना लेता है। एक बिंदु पर
गेल पानी में गिर जाती है, अपना फोन खो देती है और बिल द्वारा उसे बचाने से पहले एक मगरमच्छ द्वारा हमला किया जाता है। उनकी नाव एक झरने के ऊपर से गुजरती है और टूट जाती है। एक विशाल एनाकोंडा पानी से निकलता है और बेन को निगल जाता है। टीम के बाकी सदस्य किनारे पर पहुंचते हैं। बिल उन्हें आश्वस्त करता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा सांप है और इसे फिर से भूखा होने में कई सप्ताह लगेंगे। हालांकि टीम के अधिकांश लोग अभियान को रद्द करने की मांग करते हैं। वे बिल के मित्र जॉन लिविंगस्टन को, जो नदी पर रहता है, अपने साथ आने के लिए बुलाते हैं, लेकिन देखते हैं कि लिविंगस्टन पर हमला हो चुका है और उसकी नाव नष्ट हो चुकी है। उन्हें एक छोटा सा स्थानीय गांव और एक फटा हुआ एनाकोंडा, सांप के पेट से लटकते हुए एक जोड़ी मानव पैर और एक आर्किड मिला। आर्किड खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा है और ये सांप असामान्य रूप से लंबे जीवन में बढ़ते हैं। जैक को एहसास होता है कि आर्किड पास में ही होंगे, जबकि गेल का तर्क है कि आर्किड इंसानों पर काम नहीं कर सकते। जैक अभी भी फूलों को ढूंढना चाहता है, लेकिन बाकी लोग विद्रोह करते हैं और जंगल से बाहर निकलने के लिए एक भागने की नाव बनाना शुरू करते हैं। गॉर्डन को पता चलता है कि जैक ने लिविंगस्टन का रेडियो और बंदूक छिपा दी है। अब मनोरोगी जैक उसे अभियान जारी रखने के लिए मनाने में विफल रहता है, इसलिए वह गॉर्डन को दूसरों को सूचित करने से रोकने के लिए पहले से एकत्रित मकड़ी का उपयोग करके उसे पंगु बना देता है। जैक बेड़ा पर दूसरों के साथ शामिल हो जाता है, लेकिन एक संदिग्ध सैम गॉर्डन और मकड़ी के काटने को देख लेता है। एनाकोंडा गॉर्डन को जिंदा निगल जाता है क्योंकि वह दूसरों को सूचित करती है, जो उसके खत्म होने पर पहुंचते हैं। बिल इमारत में आग लगाता है, लेकिन देखता है कि सांप भाग गया है। जैक अकेला रह गया, बेड़ा चुरा लेता है। दूसरी बेड़ा बनाने में असमर्थ, वे जंगल में जैक से पहले ऑर्किड तक पहुंचने और अपनी बेड़ा वापस पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में वे एनाकोंडा से बचने की कोशिश में एक गुफा में गिर जाते हैं। कोल खो जाता है और मानव कंकाल पाता है। उसे ट्रान पाता है, जिसे फिर पानी में खींच लिया जाता है और खा लिया जाता है। बिल को ट्रान की खोई हुई टॉर्च खून से लथपथ पानी में तैरती हुई मिलती है। घबराया हुआ कोल गुफा से भाग जाता है, सांप से कुछ सेकंड पहले, जो छेद में फंस जाता है। सैम एक चाकू से उसका सिर काट देता है, लेकिन एक और सांप उन्मादी कोल को पकड़ लेता है। टीम उसे जकड़ा हुआ पाती है। बिल चाकू से सांप को मार देता है, जिससे कोल मुक्त हो जाता है। समूह जैक और उसकी नाव को ढूंढता है। जैक बिल को हमला करने से रोकने के लिए उसके हाथ में गोली मारता है और पार्टी को ऑर्किड के पास जाने के लिए मजबूर करता है, जो एक गड्ढे के ऊपर उगते हैं, जिसमें नर एनाकोंडा की एक गेंद मादा के साथ संभोग कर रही होती है। सैम को एक बैग में ऑर्किड भरने के लिए एक पतली लकड़ी के माध्यम से गड्ढे को पार करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वह वापस लौटती है, तो लॉग टूट जाता है। जैक उसे बैग फेंकने का आदेश देता है। सैम फूलों को गड्ढे में गिराने की धमकी देता है, लेकिन जैक जवाब में दूसरों को गोली मारने की धमकी देता है। लॉग टूट जाता है। जैसे ही अन्य सैम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जैक बैग लेने के लिए पहुंचता है। उसने पहले जिस मकड़ी का इस्तेमाल किया था, वह अपने जार से निकलकर उसे काट लेती है। वह गड्ढे में गिर जाता है और उसे खा लिया जाता है। सैम को पकड़े हुए बेल भी टूट जाती है, लेकिन वह गड्ढे से बाहर निकल जाती है क्योंकि एनाकोंडा में से एक उसे पकड़ने की कोशिश करता है। गेल सांप को धोखा देकर उनके ईंधन कंटेनर को काट लेती है। बिल उसे गोली मारता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। कोल एक फ्लेयर चलाता है, एनाकोंडा को जला देता है और कंटेनर में विस्फोट कर देता है, जिससे अन्य सांप मर जाते हैं। भूस्खलन के कारण ब्लड ऑर्किड दब जाते हैं। बचे हुए लोग, बिल, सैम, कोल और गेल, वापस राफ्ट पर पहुंचते हैं और कोटा भारू की ओर बढ़ते हैं। तो अपकमिंग इस पार्ट के अंदर डेवी जोन्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं और भी कई कास्ट जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी बेस तो टाइटल्स आपको पता ही चल गया होगा। और ये अपकमिंग एक हॉरर, एक थ्रिलर कॉमेडी मूवी रहने वाली है, जो कि अपकमिंग हमें 2025 के एंड तक देखने को मिल सकती है। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसकी बताई दी है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।